सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की ये जो क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाली, बिकॉज आज मैं आपको ऑल अबाउट द टीडीएस अंडर जीएसटी बताने वाला हूँ, है ना। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पर कमेंट आते हैं कि सर आप टीडीएस के बारे में क्लास बनाइए, तो मैंने शुरुआत किया है जीएसटी के अंदर टीडीएस के ऊपर। तो आज से आज इस पूरी क्लास में हम सारे प्रोविजंस बहुत ही डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। बने रहिएगा एंड तक और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप पूरा टीडीएस समझ सकें कि क्या प्रोविजन है टीडीएस का। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ने वाले एफएक्यूज की तरह, यानी हम खुद ही से सवाल पूछेंगे और उसका आंसर ढूंढेंगे। तो टीडीएस का जो मैकेनिज्म है आपको मैं बता दूं, सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 51 के अंतर्गत, याद रखिएगा सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 51 में सीजीएसटी रूल 66 के अंतर्गत टीडीएस को बताया गया है। और भारत में जीएसटी के अंदर टीडीएस 1 अक्टूबर 2000, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2018 से यहां पर लागू हुआ था, याद रखिएगा। तो इनिशियल लेवल पर टीडीएस और टीसीएस के जो प्रोविजंस हैं उसको जीएसटी काउंसिल इंट्रोड्यूस करना चाहते थे जीएसटी के साथ, लेकिन इन्होंने चूंकि जीएसटी एक वाइड टैक्स सिस्टम है और सबके लिए नया था, तो कुछ प्रोविजंस धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस किए, जिसमें ई वे बिल की इंट्रोडक्शन हुई थी फरवरी 2018 में, और उसके बाद टीडीएस और टीसीएस का जो इंट्रोडक्शन हुआ अंडर जीएसटी वो 1 अक्टूबर 2018 को इंट्रोड्यूस हुआ। और आपको मैं अब बता दूं कि अब तो धीरे धीरे बहुत सारे नए सेक्शन टीडीएस में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिन पे भी मैं अपकमिंग क्लासेस में आपको बताऊंगा। आज की जो क्लास है वो बेसिक्स अबाउट द टीडीएस है। सो चलिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब पेमेंट करता है तो उस पेमेंट में से एक छोटा सा हिस्सा काट लेता है, और वो हिस्सा वो गवर्नमेंट को या टैक्स डिपार्टमेंट को उस व्यक्ति के नाम से दे देता है कि मैंने इस व्यक्ति को पेमेंट किया और उसमें से पेमेंट में से एक छोटा हिस्सा काटा है और ये पकड़िए। तो टीडीएस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी रहती है, और दोनों पार्टी, काटने वाला और जिसका कट रहा है, दोनों पार्टी का जेन्युइननेस पता चलता है। यानी जो फर्जी इनवॉइसिंग होती है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होती है टीडीएस और टीसीएस से, याद रखिएगा। इसीलिए जीएसटी में जो टीडीएस का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एप्लीकेबल हुआ है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के ऊपर, याद रखिएगा। किसके ऊपर? गवर्नमेंट संस्थाओं को टीडीएस डिडक्ट करना होता है, याद रखिएगा। किनको डिडक्ट करना होता है? गवर्नमेंट संस्थाओं को। चलिए इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि माना कि आप, जैसे यहां पर मैं बताता हूं कि ये है राजस्थान गवर्नमेंट। मान लो राजस्थान गवर्नमेंट एक तरफ है, ठीक है, और दूसरी तरफ है एक मान लो एक पार्थ इंजीनियरिंग करके कोई फर्म है, और गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है जो पार्थ इंजीनियरिंग को मिला हुआ है, और वो जो प्रोजेक्ट है वो पार्थ इंजीनियरिंग बेसिकली गवर्नमेंट के लिए कर रही है। ऑलराइट, तो यहां पर आप ये मान के चलिए पार्थ इंजीनियरिंग यहां पर सप्लायर है और गवर्नमेंट जो है यहां पर वो यहां पर एक तरह से रेसिपिएंट है। अब आप समझिए कि मान लो कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 किलोमीटर एक रोड बनाना है, एलिवेटेड रोड बनाना है, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है? पार्थ इंजीनियरिंग को दिया है। और मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, यानी 2 करोड़ रुपए का इनके बीच में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पार्थ इंजीनियरिंग को 10 किलोमीटर की रोड बनानी है, ठीक है, और उसके बदले में राजस्थान गवर्नमेंट उसको कितना पैसा देगी? 2 करोड़ रुपए देगी। और 2 करोड़ का बिलिंग है, एक तरह से 2 करोड़ का बिल बनाकर पार्थ इंजीनियरिंग को किसको सबमिट करना है? राजस्थान गवर्नमेंट को सबमिट करना है। अब इस केस में क्या होगा? राजस्थान गवर्नमेंट जब जब भी उसको पैसा रिलीज करेगी, मान लो उसको सबसे पहले इसने 50 लाख रुपए दिए राजस्थान गवर्नमेंट को, किसको? पार्थ इंजीनियरिंग को, तो इस 50 लाख में से 2% टीडीएस काट के पेमेंट करेगी गवर्नमेंट, याद रखिएगा। 50 लाख में से 2% टीडीएस काट लिया जाएगा, और ये टीडीएस राजस्थान गवर्नमेंट जो काटेगी उसको ये टीडीएस जीएसटी डिपार्टमेंट को हैंडओवर करना होगा, याद रखिएगा। जीएसटी डिपार्टमेंट को जैसे ये टीडीएस जमा होगा
जीएसटी डिपार्टमेंट इस टीडीएस की क्रेडिट पार्थ इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके ऐड कर देगी, क्रेडिट कर देगी, कैश लेजर में जाके ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो सर फिर कटवाया ही क्यों जब उनको वापस दे देना है? तो कटवाया इसलिए ताकि ट्रांजैक्शन नजर आ सके, ताकि सामने वाली पार्टी उस ट्रांजैक्शन को हाइड ना कर सके, ताकि जीएसटी की चोरी ना हो सके। तो ये एक मैकेनिज्म है, इसको हम कहते हैं टीडीएस, याद रखिएगा। और सेम टू सेम मैकेनिज्म टीडीएस टीसीएस का भी होता है, उस पर भी हम कोई पर्टिकुलर क्लास में बात करेंगे। तो अब आपको ये समझना है कि जीएसटी में टीडीएस क्या होता है। तो टीडीएस एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर कोई भी गवर्नमेंट संस्था, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, कोई भी गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी लोकल अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करती हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करती हो, चाहे वो किसी लोकल अथॉरिटी है, कोई स्थानीय सत्ता है, उनको अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो लोग करते हैं मार्केट में किन्हीं भी पार्टियों के साथ, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, याद रखिएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो, कितनी? 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनवॉइस वैल्यू हो या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो, तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा और 2% टीडीएस डिडक्ट करना होगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, और वो 2% टीडीएस जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट को उनको जमा कराना होगा, और तब जाकर उस टीडीएस की क्रेडिट उस सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके क्रेडिट हो जाएगी, यानी जाके वो पैसा वहां जुड़ जाएगा जो आगे जाके सप्लायर अपनी टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट में इस्तेमाल कर सकता है उस पैसे को। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके अगर पैसा जुड़ गया तो आप उसका यूज किसी भी तरीके की लायबिलिटी को चुकाने में कर सकते हैं। यानी यहां पर गवर्नमेंट जो है आपको 98% पैसा देगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, 2% पैसा वो टैक्स डिपार्टमेंट को देगी, टैक्स डिपार्टमेंट वो 2% पैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके जोड़ देगा। यानी आपके पास तो पूरा 100% आया, लेकिन 98% डायरेक्ट आया, 2% गवर्नमेंट के चैनल के जरिए आया, डिपार्टमेंट के जरिए आया। तो डिपार्टमेंट को पता पड़ गया कि आपने इतना कॉन्ट्रैक्ट उस गवर्नमेंट बॉडी के साथ किया है, तो आप अपनी सेल दिखानी पड़ेगी आपको, आप उसको अपना आप उन इनवॉइसेस को हाइड नहीं कर सकते जिन पे टीडीएस गवर्नमेंट के पास पहुंचा है। ऑलराइट, तो टीडीएस याद रखिएगा क्या है बेसिकली। टीडीएस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को यहां पर काटना होता है अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए से क्या हो, ज्यादा हो। और याद रखिएगा ऐसे केस में वो टीडीएस जो होता है वो आपको काट के टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराना होता है। अब टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी किसकी होती है? सवाल, व्हाट इज टीडीएस? सर टीडीएस एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर गवर्नमेंट बॉडीज जीएसटी में टीडीएस काटती है 2.5 लाख रुपए से ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 2%, और वो जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करा देती है। अब बात आती है कि किसको जीएसटी में टीडीएस में रजिस्टर्ड होना होता है। तो अभी अभी मैं ये बताया था कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो सकती, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करती हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी क्यों ना हो, चाहे वो कोई पब्लिक अंडरटेकिंग ही क्यों ना हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि मतलब ऐसी कोई भी संस्था जिसमें किसी भी गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा का स्टेक होल्डिंग है, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, याद रखिएगा, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो, सॉरी 2.5 लाख से ज्यादा हो, 51%, तो गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं वो हम बता रहे हैं। ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें 51% से ज्यादा का इक्विटी होल्डिंग किसका हो, किसी भी गवर्नमेंट का हो, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी भी सप्लायर के साथ, तो ऐसे में वो 2% टीडीएस काटेगी, याद रखिएगा। क्लियर? जो व्यक्ति टीडीएस काटता है उसे हम टीडीएस डिडक्टर कहते हैं। तो जीएसटी में अगर आपसे कोई भी पूछे कि टीडीएस डिडक्टर कौन होता है, तो आप क्या बोलोगे? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जीएसटी में टीडीएस डिडक्टर कौन होती है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक और सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर क्या सेपरेट जीएसटी नंबर लेना होगा अगर आप टीडीएस डिडक्ट करना है आपको? तो बिल्कुल लेना होगा, बिल्कुल लेना होगा। अब ये मैं आपको थोड़ा सा यहां पर थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखिए जानिएगा आप लोग, मान लो कोई गवर्नमेंट है, जैसे अभी अपन बात करें थे राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, मान लो वो किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज है, तो उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन तो लेना ही है। समझ रहे हो? कौन सा? नॉर्मल जीएसटीआईएन तो लेना ही है। नॉर्मल जीएसटीआईएन की क्या प्रोसीजर होती है? पहले एप्लीकेशन लगाओ, फिर आपको जीएसटी नंबर
मिल जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या होती है आप में से बताइए मुझे, जीएसटी एप्लीकेशन कौन सी होती है? यस, जीएसटी REG 01। पहले आप REG 01 में अप्लाई करिए, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लीजिए। जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो वो सर्टिफिकेट क्या कहलाता है? REG 06 कहलाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मल रजिस्ट्रेशन तो लेना ही होता है अगर वो किसी तरीके के कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज्ड है। साथ में अगर उनकी जीएसटी में टीडीएस काटने की जिम्मेदारी बन रही है तो उन्हें टीडीएस डिडक्टर के रूप में भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है, याद रखिएगा। यानी सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा टीडीएस डिडक्टर के रूप में, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एप्लीकेशन कौन सी होती है? टीडीएस डिडक्टर जो एप्लीकेशन लगाता है। अब मैं आपको यहां बता देता हूं कि आपको डिडक्टर के रूप में अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए आपको जीएसटी REG 07 लगानी होगी। और जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन सेम होगा, 06 में ही मिलेगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप टीडीएस डिडक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके पास दो अलग अलग जीएसटी नंबर होंगे। बिल्कुल होगा, एक GSTIN आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का होगा और एक टीडीएस डिडक्टर के रूप में आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो टीडीएस अगर डिडक्टर की भूमिका है आपकी तो आपको जीएसटी REG 07 के रूप में अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए और आपको 06 के रूप में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, एक सेपरेट जीएसटी नंबर होगा जो आपको लेना होगा। यानी यस, डेफिनेटली गवर्नमेंट एंटिटी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज्ड है वो नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह तो रजिस्टर्ड होगी, लेकिन टैक्स डिडक्टर की तरह उसे सेपरेट जीएसटी नंबर लेना होगा, याद रखिएगा। एक और सवाल यहां पर पूछा जा रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टीडीएस काटने के लिए उसको क्या अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी या नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह ही वो टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं? नहीं, अगर आप टीडीएस डिडक्ट करना है तो नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में तो आपको रजिस्टर्ड है ही आप, लेकिन आपको एक सेपरेट जीएसटी नंबर लेना होगा, उस जीएसटी नंबर से आपको टीडीएस काटना होगा, याद रखिएगा। और आपको एक चीज और बता देता हूं, आप में से बहुत लोगों को पता है कि जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह कोई गवर्नमेंट संस्था रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, अगर एज ए टैक्स पेयर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो उनको अपना बैंक अकाउंट भी अटैच करना होता है। लेकिन जब वो एज ए टीडीएस डिडक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको बैंक अकाउंट अटैच करने की जरूरत नहीं होती। यानी बैंक अकाउंट की एप्लीकेबिलिटी आपको नहीं है, बैंक अकाउंट अटैच करना आपको मैंडेटरी नहीं है आप एज ए टीडीएस डिडक्टर, याद रखिएगा। ऑलराइट, एक और चीज यहां पर है, आपको जो अपना टीडीएस डिडक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होना है वो आप अपने पैन नंबर से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, याद रखिएगा। किससे? सेम अपने पैन नंबर से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एक सवाल और आता है यहां पर कि टीडीएस की क्या रेट होगी सर? तो मैं आपको बता दूं, टीडीएस बेसिकली अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, याद रखिएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई में 1% CGST होगा और 1% SGST होगा, यानी 1+1। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो ये 2% IGST के रूप में कटेगा, याद रखिएगा। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि क्या मैकेनिज्म है टीडीएस का जीएसटी में, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे इसको हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर मैं बता रहा हूं कि टीडीएस कैसे कटता है जीएसटी में। ठीक है, माना कि कोई सप्लायर है, सप्लायर मान लो A, और ये है आपका राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। सप्लायर कौन है? वो कॉन्ट्रैक्टर। सप्लायर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर जिसने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ध्यान देना। ठीक है, अब आपको ये देखा जाएगा कि सप्लायर तो राजस्थान का है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? कहां उसने अपने सर्विसेज की क्या की है? सप्लाई की है। तो याद रखिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई दो तरीके की हो सकती है। एक तो आप ही के राज्य में हो सकती है, आपका राज्य यानी राजस्थान, जिसे आप क्या कहते हैं?
इंट्रा स्टेट सप्लाई, है ना, और एक दूसरे राज्य हो सकता है, मान लो दूसरा राज्य दिल्ली है, याद रखिएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर राजस्थान का है और उसने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी काम को करने का, वो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में है, मान लो वो कोई हाईवे प्रोजेक्ट कर रहा है, मान लो वो कोई गवर्नमेंट का कोई अदर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है और वो प्रोजेक्ट का प्लेस भी कहाँ है, राजस्थान के अंदर ही है, याद रखिएगा। तो इस केस में वापस प्लेस ऑफ सप्लाई में दो चीजें आ जाती है कि रेसिपिएंट कहाँ का है। मान लो यहां पर जो रेसिपिएंट यानी गवर्नमेंट कहां की है, मान लो गवर्नमेंट, रेसिपिएंट यानी किस गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहा है, ठीक है, तो रेसिपिएंट यानी गवर्नमेंट कहां की है, ठीक है। अब सोचिए कि अगर रेसिपिएंट राजस्थान के ही है यानी राजस्थान गवर्नमेंट की है का कॉन्ट्रैक्ट आप लोग कर रहे हो, तो आप देखिए तीनों चीजें सेम मिल रही है, सप्लायर भी राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान और गवर्नमेंट भी राजस्थान। तो इसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे और इसमें जो टीडीएस कटेगा बेसिकली, ठीक है, जो गवर्नमेंट आपका टीडीएस काटेगी वो सीजीएसटी काटेगी कितना परसेंट, 1% प्लस एसजीएसटी काटेगी कितना परसेंट, 1%, याद रखिएगा, यानी 2% टीडीएस कटेगा, तो 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी माना जाएगा, यानी सप्लायर भी राजस्थान का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान में, और जो गवर्नमेंट बॉडी है वो भी कहां की है, राजस्थान की। तो गवर्नमेंट आपको पेमेंट करते वक्त 1% सीजीएसटी एसजीएसटी काट लेगी। यहां तक समझ में आया। अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, याद रखिएगा। दूसरा जो केस है कि मान लो यहां पर गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली की है, कहां की, दिल्ली की। अब आप इसको समझिएगा कि सप्लायर आपका कहां का, राजस्थान का, वो अपनी सप्लाई कहां कर रहा है, राजस्थान में कर रहा है, लेकिन रेसिपिएंट कहां का है यानी गवर्नमेंट कहां की, दिल्ली की है। तो इस केस में याद रखिएगा टीडीएस नहीं काटा जाएगा, नो टीडीएस, यानी दिल्ली की सरकार जब उस राजस्थान के सप्लायर को, उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगी तो वो टीडीएस नहीं काट सकती है, क्योंकि सप्लायर आपके राज्य का नहीं है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपके राज्य में नहीं है। तो आप अगर दिल्ली गवर्नमेंट है या कोई और स्टेट की गवर्नमेंट है, आप टीडीएस नहीं काटेगी, इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये आप इसको कैसे समझ रहे हैं कि देखिए हम लोग सप्लायर की लोकेशन को एलओएस कहते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई को पीओएस कहते हैं, याद रखिएगा। सप्लायर की लोकेशन को हम क्या कहते हैं, एलओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई को पीओएस, और रेसिपिएंट की लोकेशन को हम क्या कहते हैं, एलओआर। अब आप सोचिए एलओएस राजस्थान, पीओएस राजस्थान और एलओआर दिल्ली, तो इस पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा, नॉट डिडक्टेड, ऑलराइट। और एक और बात बताता हूं, अगर आप सप्लायर राजस्थान से हैं और आपने अपनी सप्लाई कहां की है, दिल्ली में की है, तो इस केस में याद रखिएगा। अब देखिए इस केस में भी मैं आपको बताता हूं, ये इंटर स्टेट हो गया, क्या हो गया, इंटर स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है। अब गवर्नमेंट भले ही आपकी कहीं की भी हो, गवर्नमेंट हो सकता है दिल्ली की हो, गवर्नमेंट हो सकता है महाराष्ट्र की हो, ठीक है। इस केस में आईजीएसटी कटेगा, गवर्नमेंट आपसे क्या क्या काटेगी, आईजीएसटी 2% एज अ टीडीएस और आईजीएसटी 2% एज अ टीडीएस। यानी सिर्फ एक केस में टीडीएस नहीं कटेगा, और वो केस क्या है, वो केस क्या है, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही राज्य की है और रेसिपिएंट का लोकेशन कोई और स्टेट का है, तो उस केस में नहीं कटने वाला है। अब इसको मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, वापस ध्यान से देखिएगा। एक तरीका और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, यहां पर हम सीरियल नंबर लिख देते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, ये सीरियल नंबर हो गया। अब यहां लिख देते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर, LOS, ठीक है, याद रखिएगा। मान लो मैं यहां लिख देता हूं LOS है आपकी जयपुर। जयपुर कहाँ आता है, राजस्थान में आता है, जयपुर, दूसरे केस में भी जयपुर, तीसरे केस में भी जयपुर, चौथे केस में भी जयपुर, ठीक है, LOS। फिर लिखते हैं हम POS, प्लेस ऑफ सप्लाई,
ठीक है। तो पहले केस में हम जयपुर रखते हैं, इसको जयपुर का सप्लायर है, जयपुर में ही क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, यानी अपने ही राज्य में सप्लाई कर रहा है। दूसरे केस में हम इसको मान लेते हैं मुंबई, ठीक है। तीसरे केस में भी हम मान लेते हैं इसको मुंबई। मुंबई कहाँ आता है, महाराष्ट्र में। और चौथे केस में हम मान लेते हैं इसको जयपुर वापस से, ठीक है। अब आप इसको देखिए कि ये इस पे किस तरीके के जीएसटी लगेंगे, टाइप ऑफ जीएसटी। अगर आप जैसे जीएसटी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये किस तरीके की सप्लायर कौन कौन से जीएसटी लगते हैं। तो देखिए, जो अगर जयपुर का सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर है तो आप बिल में क्या जोड़ते हो, सीजीएसटी, एचजीएसटी जोड़ते हो। अगर जयपुर का सप्लायर मुंबई सप्लाई करेगा तो क्या जोड़ते हैं बिल में, आईजीएसटी जोड़ते हैं। जयपुर का सप्लायर मुंबई सप्लाई करेगा तो क्या जोड़ते हैं, आईजीएसटी जोड़ते हैं। और जयपुर का सप्लायर जयपुर में सप्लाई करेगा तो क्या जोड़ोगे। तो ये तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जीएसटी सब पढ़ रहे हो बेसिकली, तो आपको ये चीजें पता है। ऑलराइट, सो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, पीओआर। इसमें हालांकि आपको यह भी बता देता हूं, एज पर द सप्लाई के जो नियम है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई के जो रूल है उसमें रेसिपिएंट की लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ज्यादातर केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर रेसिपिएंट की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेसिपिएंट भी एक रजिस्टर्ड पार्टी है बेसिकली, यानी गवर्नमेंट कौन है, रजिस्टर्ड संस्था है, ठीक है। और जीएसटी में रजिस्टर्ड भी होगी, जीएसटी में भी रजिस्टर्ड होगी, और जीएसटी में एज ए टीडीएस डिडक्टर उन्होंने सेपरेट जीएसटी नंबर ले रखा होगा। तो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, मान लो आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी जयपुर की है, समझना। तीनों एक ही स्टेट में है, तीनों कौन से एलओएस, पीओएस और पीओआर। अगर तीनों एक ही स्टेट में है तो क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा, डेफिनेटली होगा एप्लीकेबल, ठीक है। चलिए, ये तो हम समझ रहे हैं टीडीएस एप्लीकेबल होगा, लेकिन अब कौन सा एप्लीकेबल होगा, आप बताइए कौन सा एप्लीकेबल होगा, कौन सा, टीडीएस 1% सीजीएसटी, 1% एचजीएसटी, ठीक है। रेट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 1% सीजीएसटी प्लस 1% एचजीएसटी कटेगा। जयपुर की सरकार आपका बिल पेमेंट करते वक्त इतना टीडीएस काट लेगी, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं हम। दूसरे केस में भी जयपुर ही रखते हैं हम, ठीक है। दूसरे केस में क्या रखते हैं, जयपुर रखते हैं। तो अब आप देखिए इस दूसरे केस में क्या हो रहा है कि जयपुर लोकेशन ऑफ सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका मुंबई है जहां आपने सप्लाई की, और आपकी जो सरकार है वो कहां की है, जयपुर की है। टीडीएस कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, एलओएस और पीओआर दोनों सेम है, और पीओएस क्या है, अलग है। और इस केस में आपका कटेगा आईजीएसटी डायरेक्ट 2%। कॉन्ट्रैक्टर राजस्थान का, सरकार राजस्थान की, और काम कहां कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, मुंबई में कर रहा है, दूसरे राज्य में कर रहा है। तो बिल जो बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई के जो रूल है उसके अनुसार ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी, 2% टीडीएस काट के पेमेंट किया जाएगा, ठीक है, आईजीएसटी के रूप में। अब तीसरा केस देखते हैं। जयपुर की पार्टी है, मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई है, याद रखिएगा। और मान लो दिल्ली रेसिपिएंट है, मतलब भारत सरकार दिल्ली से ऑपरेट हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है जो आपको मिला और आप राजस्थान के सप्लायर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, और आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है मुंबई, आपको काम कहां करना है, मुंबई में। आपको सी ब्रिज बना रहे हैं और आप सी ब्रिज बनाने वाली कंपनी है और आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, और केंद्र सरकार ने दिल्ली से आपको क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस केस में भी डेफिनेटली जीएसटी टीडीएस कटेगा, और इसमें भी आईजीएसटी कटेगा 2%। यानी जब आपको भारत सरकार बिल बना के देगी तो वो कितना परसेंट काटेगी, 2% काटेगी। अब आप समझिएगा कि भारत सरकार ने आपको कोई राजस्थान में ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है और आप राजस्थान के हो, मतलब देखिए लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट है, लेकिन गवर्नमेंट कहां की है, दिल्ली की है। तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, याद रखिएगा, नो। तो ये 4 कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए तो आप कभी गलती नहीं कर सकते हो कि किन केसेस में टीडीएस कटेगा और नहीं कटेगा। ऑलराइट, अब देखिए, आप समझिए इस बात को कि कब नहीं कटेगा, जब सप्लायर जहां का है वो अपने ही राज्य में काम कर रहा है और गवर्नमेंट किसी और राज्य की है, तो उस केस में नहीं कटने वाला, बाकी हर हाल में कटेगा। और कब आईजीएसटी के रूप में टीडीएस कटेगा और कब सीजीएसटी एचजीएसटी के रूप में कटेगा, ये आपके सामने पिक्चर पूरी
एकदम पूरी परफेक्ट आपको पोजीशन दिखा रही है। ऑलराइट, सो कटना तो 2% है, लेकिन वो एज अ CGST या GST कटना है या फिर एज अ IGST कटना है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको क्लिक कर सकते हैं मोबाइल में। आगे बढ़ते हैं। टीडीएस की क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर रखी? डेफिनेटली कर रखी है। 2.5 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस है। अब आप इसको भी समझिए। देखिए, मैं अब आपको दो चीजें बता रहा हूं। मान लो ये है मिस्टर ए जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, यानी सप्लायर है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, और ये है मान लो राजस्थान गवर्नमेंट जो कि रेसिपिएंट है इस केस में, और ये टीडीएस डिडक्ट करेगी जब उसको पेमेंट करेगी। ठीक है, अब क्या क्या पिक्चर बन सकती है? 2.5 लाख से ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो सकता है आपका जो बिल है वो 10 लाख का हो और सामने वाली गवर्नमेंट आपको 1-1 लाख रुपए करके 10 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख की है, सुनना मेरी बात, बिल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू, मैं यहां लिख देता हूं आईवी, इनवॉइस वैल्यू। अगर इनवॉइस वैल्यू 10 लाख की है और पेमेंट आपको टुकड़ों टुकड़ों में ईएमआई में किया जा रहा है, तो हर ईएमआई पे 2% टीडीएस कटेगा। 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा है तो 98 ही दिया जाएगा, 2000 काट लिया जाएगा। वापस अगला 1 लाख जब देगी, 98 ही देगी, 2 लाख काट लेगी, सॉरी 2000 रुपए काट देगी, 2% टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस का जो संबंध है वो बिलिंग वैल्यू या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से है, न कि पेमेंट वैल्यू से। आप समझिएगा, पेमेंट आप टुकड़ों टुकड़ों में भी कर सकते हो, अगर बिल आपका 2.5 लाख से क्या है, ज्यादा है, तो टीडीएस कटेगा। समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है टीडीएस की? 2.5 लाख। आप में से बहुत लोग जो ज्यादा शुरू से जीएसटी को नहीं फॉलो कर रहे हैं 2017 से, इनिशियल लेवल पर जब भारत में टीडीएस एप्लीकेबल हुआ था तब ये लिमिट 10 लाख की थी। जीएसटी में टीडीएस एप्लीकेबल हुआ तब ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की लिमिट कितनी थी? 10 लाख की। फिर गवर्नमेंट ने इसको मॉडिफाई करके इसको कम किया और 2.5 लाख कर दिया। ऑलराइट, जीएसटी काउंसिल ने। अब आगे बढ़ते हैं। सर, अगर कोई सप्लायर गवर्नमेंट को एग्जेम्प्टेड सप्लाई करे, क्या करे? एग्जेम्प्टेड सप्लाई करे। अगर आप कोई सप्लायर है और आप गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप कोई गुड्स या सर्विसेज गवर्नमेंट को कौन सी दे रहे हैं? एग्जेम्प्टेड। तो क्या फिर पेमेंट करते वक्त टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ कब है? टैक्सेबल सप्लाई में, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में नहीं है, याद रखिएगा। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई में। व्हाट इज द वैल्यू ऑन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आप समझना, मान लो मेरा जो मेरा सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सप्लाई ऑफ सर्विस, मान लो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, सप्लाई ऑफ सर्विस, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, प्लस वो जो सर्विस मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं वो टैक्सेबल सर्विस है, उस पर 18% जीएसटी भी लगेगा। यानी ये हो जाएगा आपका कितना? 1,80,000 ये जुड़ जाएगा और टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11,80,000 की टोटल हो जाएगी। राइट। अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट को मुझे कितना पैसा देना है? 11,80। सुनना, कितना देना है? 10 लाख रुपए की तो सर्विस और 18% जीएसटी, मैं उनसे कितना लूंगा? 11,80 लूंगा। अब जो ये टीडीएस कटने वाला है 2%, ठीक है, नियम अनुसार ये 11,80 पे काटना है या 10 लाख पे काटना है, ये सवाल है। तो आप याद रखिएगा, ये कटेगा आपकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई या टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। जीएसटी को नहीं इंक्लूड करना है टीडीएस के डिडक्शन में। ऑलराइट, टीडीएस किस पे कटेगा? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे कटेगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई पे कटेगा। आपको 10 लाख पे टीडीएस काटना है 2%, न कि 11,80,000। और इनकम टैक्स में भी यही नियम होता है, जीएसटी में भी यही नियम होता है, याद रखिएगा। टैक्सेबल वैल्यू पे टीडीएस कटता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अकाउंटेंट होंगे, तो आप टैली वगैरह में टीडीएस की एंट्रीज वगैरह टीडीएस डिडक्ट करते होंगे किसी एंट्री में, तो याद रखिएगा टीडीएस हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे कटता है, इनवॉइस वैल्यू पे नहीं कटता है। जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं कटता है, याद रखिएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, टीडीएस का जो डिडक्शन करोगे वो एक्सक्लूड करना आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी।
चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एचजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो या सेस हो, यानी बिलिंग वैल्यू पर टीडीएस नहीं कटता है, टैक्सेबल वैल्यू पर टीडीएस काटा जाता है। ऑलराइट, क्या होगा अगर सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही राज्य में हो और रेसिपिएंट दूसरे राज्य का होगा? टीडीएस नहीं कटेगा। अभी अभी इतना डिटेल में पढ़े हम। जब प्लेस ऑफ सप्लाई और एलओएस एक ही राज्य में और एलओआर अलग राज्य में, तो टीडीएस नहीं कटेगा। क्या जो कॉन्ट्रैक्टर है जब उसका टीडीएस कटा, गवर्नमेंट ने काटा उसका टीडीएस, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है? नहीं करने की जरूरत है भैया। टीडीएस जीएसटी नहीं है, आप समझिए। टीडीएस सिर्फ एक मैकेनिज्म है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है खाली। आपका अगर टीडीएस कटा है तो आपको वेट करना है, क्योंकि जनरली ये होता है कि जिस भी महीने में टीडीएस काटा गया होगा, जैसे ये अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में काटा, तो अगले महीने की 10 तारीख तक उस गवर्नमेंट संस्था को फॉर्म, याद रखिएगा, एक जीएसटी रिटर्न भरा जाता है, GSTR-7। कौन सा? तो गवर्नमेंट बॉडी GSTR-7 के जरिए वो टीडीएस जीएसटी डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देगी, और वो टीडीएस जो रेसिपिएंट है यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके GSTR-2A में रिफ्लेक्ट करेगा, और GSTR-2A में रिफ्लेक्ट करेगा और कैश लेजर में आके जुड़ जाएगा। तो उसको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करनी है, कैश लेजर में जाके टीडीएस जुड़ जाएगा, जो आगे जाके भविष्य में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट में यूज में ले सकते हो। समझ रहे? आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। ऑलराइट, वो टीडीएस जो आपका काटा गया है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके जमा होने वाला है। और वैसे भी आप अपना जो टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करने जाते हो तो पहले चालान के माध्यम से कैश लेजर में पैसा क्रेडिट करते हो, तो वो एक तरह से वो पैसा जो कटा है वो कैश लेजर में ऑटोमेटिक आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप उस पैसे की नहीं ले सकते हो, वो पैसा आप ही का और आपको मिल जाएगा वापस, सिर्फ वेट एंड वॉच। ऑलराइट, Whether TDS provision applicable for both intra-state and inter-state supply। देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूं, अभी अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि टीडीएस के जो प्रोविजंस है हालांकि एप्लीकेबल दोनों पे होते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि इंटर स्टेट सप्लाई पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अगर मान लो सोचिए कि आप राजस्थान की और प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान की है और गवर्नमेंट किसी और स्टेट की है, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट उस नजरिए से गवर्नमेंट के लिए तो वो इंटर स्टेट सप्लाई होगी। क्या हो गई? इंटर स्टेट सप्लाई। तो वो टीडीएस उस पर काटना नहीं उनको, तो ये अपन बोल सकते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। ऑलराइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑन विच टीडीएस शेल बी मेड बाय द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ? ये अभी अभी मैंने बता दिया कि टैक्सेबल वैल्यू पे काटा जाएगा, इनवॉइस वैल्यू पे हरगिज नहीं काटा जाएगा। ऑलराइट, क्या किसी पर्सन को जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है उसको अंडर सेक्शन 51 अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, जो ऑलरेडी उसके पास एज अ रेगुलर रजिस्ट्रेशन है? तो अभी अभी मैंने ये भी बताया कि डेफिनेटली उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, REG 07 में उसको अप्लाई करना पड़ेगा और उसको इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा GST REG 06 के अंतर्गत। अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती है उनके पास 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं जीएसटी के? बिल्कुल, एक नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह होते हैं, जब वो नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह काम करते हैं तो उनको वही GSTR 1 और 3B वगैरह भरने पड़ते हैं, है ना? और एज अ टीडीएस डिडक्टर जब वो रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको GSTR 7 भरना पड़ता है, और वो टीडीएस डिडक्ट ही तभी कर सकते हैं जब वो टीडीएस डिडक्टर के रूप में क्या हो? रजिस्टर्ड हो। सर कहां से होते हैं रजिस्टर्ड? जीएसटी पोर्टल से होते हैं। आप जीएसटी पोर्टल में जाएं, रजिस्ट्रेशन में जाएं, सबसे पहले वो जो आपका पार्ट ए खुलेगा उसमें वो आपसे यही पूछेगा कि आप किस रूप में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। तो वहां आपने अगर टीडीएस डिडक्टर के रूप में लिया, देखिए मैं बता ही देता हूं आपको प्रैक्टिकली, क्लास लंबी होती है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में चीजों को बताने की कोशिश करता हूं ताकि वो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। gst.gov.in कोई भी व्यक्ति जब जाता है तो आप सोचिए, आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन करना आपको, तो यहीं आओगे, रजिस्टर्ड पे जाओगे, जीएसटी पोर्टल है, और जब आप रजिस्टर्ड पे जाओगे तो यहां पर आपको जो सामने एक स्क्रीन नजर आएगी, ये कहलाता है पार्ट ए ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, है ना? तो इसमें आपको सबसे पहला कॉलम
आपको जो दिख रहा है उसमें आपको चूज करना पड़ता है कि आप किस रूप में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। एज अ टैक्स पेयर नॉर्मल बिजनेसमैन एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस हैं, तो आपको टैक्स डिडक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर आपने इस बटन पर क्लिक किया तो आप समझ लीजिए अब आप किस रूप में रजिस्टर्ड होने जा रहे हो। देखिए जैसे ही मैंने टैक्स डिडक्टर लिया, ये मुझसे पूछेंगे कि कहाँ के हो, तो मैंने बोला कि राजस्थान की मान लो कोई संस्था है। फिर मैंने वो मेरे से अपना पैन या टेन मांग रहे हैं, तो मैं पैन या टेन दोनों में से किसी को भी देके यहां पर रजिस्टर्ड हो सकता हूं। आपने ये भी सुना होगा कि टीडीएस वही व्यक्ति काट सकता है जिसके पास क्या हो, 10 नंबर हो। तो अगर आप अपना पैन नंबर डाल के भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, आप अपना 10 नंबर डाल के भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी डाल के आप यहां आगे प्रोसीड करके, ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं REG 07। क्या कहते हैं? यानी अब आप अगर इस फॉर्म के जरिए प्रोसीड करोगे आगे, तो ये REG 07 भर रहे हो आप, और आप किस रूप में रजिस्टर्ड होने जा रहे हो, टैक्स डिडक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होने जा रहे हो, याद रखिएगा। ठीक है, आप नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर्ड नहीं होने जा रहे हो। तो ये वापस चलते हैं पीछे। तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर GST एज अ TDS डिडक्टर। ऑलराइट, व्हाट शेल बी द थ्रेशोल्ड लिमिट, अपन पढ़ चुके हैं कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है, कब काटना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपका 2.5 लाख से ज्यादा हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा हो तो आपको काटने की जरूरत है। ऑलराइट, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब एक और चीज है, अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट, कि सर अगर मान लो सप्लाई की वैल्यू 1,80,000 है और उस पर GST 70,000 है या 72,000 है, और बिल टोटल आपका बन रहा है 2,52,000 का, तो क्या TDS काटना पड़ेगा? यस, एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पर याद रखिएगा इनवॉइस वैल्यू देखी जाएगी। जो थ्रेशोल्ड लिमिट में आपको देखना है वो क्या देखना है, इनवॉइस वैल्यू देखना है, और काटते वक्त आपको क्या देखना है, टैक्सेबल वैल्यू देखना है, याद रखिएगा। तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका टोटल बिल वैल्यू 2,52,000 रुपए हो रहा है, 50 को क्रॉस कर गया, जबकि एक्चुअल सप्लाई की वैल्यू सिर्फ कितनी है, 1,80। फिर भी आपको काटना पड़ेगा, लेकिन जब आप काटोगे तो 1,80 पे काटोगे। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगर आपने TDS काटा तो ये TDS आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। ठीक है, तो आप भले ही खुद गवर्नमेंट संस्था है, लेकिन आपको GST डिपार्टमेंट को TDS जमा कराना पड़ेगा। GSTR 7 कौन सा फॉर्म होता है? अगले महीने की 10 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है। यकीन नहीं होता है? चलिए देखते हैं GST पोर्टल पर GSTR 7 के बारे में। ठीक है, होम पे चलते हैं। ये होम है, आप सबको अच्छे से पता है कि आप जो GST पोर्टल पर होते हैं तो जो फ्रंट पेज होता है, इसका होम पेज जो होता है, उस पे ऑलमोस्ट हर महीने की आपको ड्यू डेट्स होती है, यानी आपकी जो एक तरह से जो कंप्लायंस होती है GST में, उसका ड्यू डेट कैलेंडर यहां पर आपको देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं GSTR 7 आपको दिख रहा है, सितंबर महीने का कब भरना होता था, 10 अक्टूबर। तो ये GSTR 7 की ड्यू डेट दिख रही है, और ये GSTR 7 कौन भरता है? गवर्नमेंट संस्थाएं भरती है, जिन्होंने अपने किन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स पर TDS काटा है, उनको ये जमा कराना होता है GSTR 7 के माध्यम से इन द वेरी नेक्स्ट मंथ अप टू 10th, है ना, 10 तारीख उसकी ड्यू डेट होती है। ऑलराइट, क्या TDS आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन का तो हमने अभी पढ़ ही लिया था। वेदर अ सेपरेट GSTIN वुड बी अलॉटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, ये भी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है अगर वो किस रूप में रजिस्टर्ड होने जा रहा है, टैक्स डिडक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होने जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? सेम प्रोसेस होती है, सेम स्टेप होता है। सबसे पहले आप GST रजिस्ट्रेशन TDS डिडक्टर के रूप में सबसे पहले एप्लीकेशन लगाएं फॉर्म GST REG 07 में। ऑलराइट, फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे किस रूप में, REG 06 में। और अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो जब आप कैंसिल करेंगे इस रजिस्ट्रेशन को, तो आपको फॉर्म REG 08 के जरिए कम्युनिकेट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ TDS डिडक्टर 07, रजिस्ट्रेशन ऑफ TDS डिडक्टर 06 एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ TDS डिडक्टर 08, याद रखिएगा। ऑलराइट, क्या टाइम लिमिट होती है आपको? वो जो काटा गया TDS है वो गवर्नमेंट को जमा कराने की अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराना होता है। कब? अगले महीने की
10 तारीख तक। जिसका टीडीएस कटा है क्या वो उसकी क्रेडिट क्लेम कर सकता है? कतई जरूरत नहीं है आपको क्रेडिट क्लेम करने की, क्योंकि जैसे ही सामने वाला बंदा आप अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा, जीएसटीआर 7 फाइल करेगा, आपको अपने जीएसटीआर 2A में पार्ट सी में वो टीडीएस की क्रेडिट नजर आएगी और वो टीडीएस ऑटोमेटिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आके ऐड हो जाएगा और जो आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को चुकाने में यूज में ले पाओगे। ऑलराइट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस अंडर द जीएसटी? देखिए यहां पर हम देखते हैं कि अगर मैंने टीडीएस नहीं काटना था, अब ये गवर्नमेंट बॉडी है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको टीडीएस काटना था, आपने नहीं काटा तो क्या होगा? तो फिर आपको टीडीएस जो काटना था वो तो चुकाना ही पड़ेगा खुद की पॉकेट से, क्योंकि आपको काटना था, आपने नहीं काटा था, आपको स्वयं देना है। ठीक है, आप असेसी इन डिफॉल्ट हो गए उस केस में, और आपको साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा जितना आप डिले करोगे। पता चला आप 6 महीने बाद पता चला कि आपको टीडीएस काटना था, तो आपको 6 महीने तक का ब्याज प्लस वो टीडीएस का अमाउंट एज पर द लॉ जीएसटी डिपार्टमेंट को देना होगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट। अगर आपने टीडीएस काट भी लिया और जमा भी करा लिया, लेकिन सामने वाली पार्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया आपने, नियम यह कहता है कि 10 तारीख को जीएसटीआर 7 भरने की ड्यू डेट होती है। 10 तारीख को जब आप जीएसटीआर 7 भरते हो तो अगले 5 दिन के अंदर अंदर आपको उसका टीडीएस सर्टिफिकेट अपनी सारी संबंधित पार्टियों को जिन जिनका काटा है उनको इश्यू करना होता है। तो अगर आपने टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया अगले 5 दिन में यानी 15 तारीख तक, तो छठे दिन से लेट फीस देनी पड़ती है आपको 100 रुपए गवर्नमेंट को, और ये 5,000 रुपए तक बढ़कर हो सकती है मैक्सिमम, याद रखिएगा। अगर टीडीएस कटता है किसी डिडक्टर द्वारा, किसी डिडक्टी का टीडीएस काटा जाता है, जीएसटी में गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काटा जाता है, तो उसको 10 तारीख अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराना है और अगले 5 दिन के अंदर अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करना है डिडक्टी को। अगर नहीं किया तो छठे दिन से 100 रुपए लेट फीस चालू हो जाती है, और ये मीटर तब तक नहीं रुकता है जब तक आपकी लेट फीस का टोटल 5,000 ना हो जाए। ऑलराइट, तो ये 5,000 अगले 50 दिन में हो जाएगा। 50 दिन में, यस एग्जैक्टली। सर टीडीएस तो काट लिया लेकिन उसको गवर्नमेंट को नहीं जमा कराया 10 तारीख को, तो क्या करेंगे? तो फिर जितना लेट करोगे ब्याज देना पड़ेगा साथ में। देना तो देना ही है, लेकिन साथ में क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। और सर अगर हमने टीडीएस काट लिया और रिटर्न नहीं भरा, अगर हमने, ठीक है, टीडीएस का पेमेंट भी कर दिया लेकिन रिटर्न नहीं फाइल किया, मान लो, तो अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपकी 100 रुपए पर डे रिटर्न फाइलिंग की। देखिए एक और बात बताता हूं आपको मैं, 10 तारीख को रिटर्न भरने की ड्यू डेट होती है और तभी आप पेमेंट करते हो, रिटर्न भरते वक्त ही चालान बना के पेमेंट करते हो। तो आपने चालान भी नहीं बनाया और रिटर्न भी नहीं भरा, तो मान लो आप 1 महीना लेट हो गए, तो उस 1 महीने का ब्याज समेत टीडीएस चुकाना है और उस 1 महीने की लेट फीस भी चुकानी 100 रुपए पर डे की, जो आपने रिटर्न नहीं भरा उसका है। तो आपको काफी ज्यादा हैवी कॉन्सिक्वेंसेज आपको यहाँ पर नॉन कंप्लायंट होने की वजह से उठाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी डॉक्यूमेंट which the deductor is required to furnish the deductee? Yes. क्या टीडीएस काटने वाले को, जिसका टीडीएस काटा है, उसको कुछ देना होता है? बताओ, देना होता है? यस देना होता है, सर्टिफिकेट देना होता है, टीडीएस सर्टिफिकेट। कितने दिनों में? 5 दिनों में। कौन से 5 दिन? रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के 5 दिन, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के 5 दिन। ऑलराइट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ डिडक्टर फेल्स टू फर्निश द सर्टिफिकेट? अभी पढ़ा था, अगर डिडक्टर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो क्या होगा? 100 रुपए पर डे पेनल्टी लगेगी। कब तक? 5,000 रुपए तक ना हो जाए तो 5,000 रुपए तक की मैक्सिमम पेनल्टी आपको चुकानी पड़ सकती है। सर हम तो गवर्नमेंट है, हमें भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल देनी पड़ेगी, आप डिफॉल्टर हो, समझ रहे हो? कैन डिडक्टी, अच्छा सर इसका मतलब ये हो गया कि जीएसटी डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट है। मैंने कहा हाँ, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलकर चला रही है जीएसटी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, है ना? और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो क्या एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी और लेट फीस और ये सब लेगा? बिल्कुल लेगा, अगर डिफॉल्ट करोगे तो। भारत में किसी को नहीं बख्शा जाएगा टैक्स की चोरी के मामले में, समझ रहे हैं? तो देखिए, अच्छा तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ही नहीं बख्शता है, बिल्कुल नहीं बख्शता है, तो आम आदमी तो क्या ही बख्शेगा। ऑलराइट, इसलिए जो टैक्स चोरी करते हैं या जो नॉन कंप्लायंट होते हैं या जो सिस्टम के अनुसार अपना काम नहीं करते हैं, उनको डर के रहना चाहिए, क्योंकि वो ये ना समझे कि हम पकड़ में नहीं आ रहे तब तक आपकी बल्ले बल्ले, जिस दिन आए
उस दिन से निकाल लेंगे, आपसे वसूल लेंगे जिस दिन आपको रजिस्टर्ड होना था या जिस दिन वो काम करना था। तो जितना आप दूरी पर जाओगे, जितना लेट करोगे, उतना ही आपको फटके ज्यादा लगेंगे। ऑलराइट, हाउ विल बी द सप्लायर अकाउंट फॉर दिस टीडीएस व्हाइल फाइलिंग हिज रिटर्न। देखिए, जैसे ही सप्लायर टीडीएस का रिटर्न भरेगा, सामने वाले रेसिपिएंट यानी उस कॉन्ट्रैक्टर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा और जो वो अपनी किसी भी प्रकार की लायबिलिटी को पेमेंट करने में इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो टैक्स की लायबिलिटी हो, इंटरेस्ट की लायबिलिटी हो या एनी अदर अमाउंट हो, उसका पेमेंट वो कर सकता है। हाउ विल द टीडीएस डिडक्टर अकाउंट फॉर सच टीडीएस, ये हम सब पढ़ चुके हैं। आप जो जिस भी महीने में टीडीएस काटोगे, अगले महीने की 10 तारीख तक आपको रिटर्न भर के उस टीडीएस को जमा कराना है, जीएसटीआर 7 भरना होता है, सामने वाली पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके वो टीडीएस रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपने उसको 5 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया तो आपको 100 रुपए की पेनल्टी, जो कि 5,000 रुपए तक हो सकती है, याद रखिएगा। और सामने वाले का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब अमाउंट ऐड हो जाता है तो वो उसको यूज कर सकता है अपनी किसी भी टैक्स लायबिलिटी को चुकाने। ऑलराइट, अब आप सोचिए कि सामने वाला तो एक व्यापारी है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, एक व्यापारी तो है। 10 तारीख को गवर्नमेंट संस्था ने क्या काटा, 10 तारीख को टीडीएस रिटर्न भरा, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा वो। तो 11 तारीख को वो अपना जीएसटीआर 1 भरेगा, तो जीएसटीआर 1 में उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी आएगी तो उसका वो क्या कर पाएगा, पेमेंट कर पाएगा उस अमाउंट से। तो आपको 10th तक वो टीडीएस रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा कैश लेजर में, और आप 11 तारीख को अपनी लायबिलिटी को चुकाने में उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ऑलराइट, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कैसे बेनिफिट लेगा रेसिपिएंट, ठीक है। और अमाउंट कैसे डिडक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति, एक और सवाल यहां पर बन रहा है कि हाउ द अमाउंट इन डिफॉल्ट शेल बी डिटरमाइन। अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो वो कैसे डिटरमाइन होगा, तो उसके कुछ मैनर है जो सेक्शन 73 और 74 के अंतर्गत गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा, और वो आपको फिर आपका जो भी नॉन कंप्लाइंट होने की वजह से जो आपको लाइव जो पेनल्टी वगैरह आपको चुकानी होगी, वो सेक्शन 73 74 के अंतर्गत कैलकुलेट होगी। एक चीज और बता रखी है कि सर किसी ने गलती से ज्यादा काट दिया या गलत अमाउंट काट दिया, हमारा गलती से ज्यादा अमाउंट कट गया, गलत कट गया, ज्यादा चला गया, एक्सेस अमाउंट हमारा टीडीएस के रूप में काट लिया गया, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका भी रेमेडी है। अगर किसी ने इरोनियसली आपका अमाउंट ज्यादा काटा है या ज्यादा गवर्नमेंट को चला गया, आपको उसका रिफंड हो जाएगा। सेक्शन 54 के अंतर्गत आपको वो पैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आके ऐड हो जाएगा, आपको अमाउंट रिफंड हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर ज्यादा भी कट गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो वापस हमारे ही पास आने वाला है, बैक टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सो दिस इज द प्रोविजन ऑफ, कंप्लीट प्रोविजन ऑफ टीडीएस, जो हमने ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कस किया है। थोड़ा सा हम इसको ब्रीफिंग कर देते हैं वापस से कि व्हाट इज टीडीएस अंडर जीएसटी। एक मैकेनिज्म है जहां पर गवर्नमेंट संस्थाएं कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काटती है 2.5 लाख से ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे 2%। कौन लाइबल होता है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स, एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। किसे कहते हैं हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसी कोई भी संस्था जिसमें 51% से ज्यादा की स्टेक होल्डिंग कोई गवर्नमेंट होल्ड करती है, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। और टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनेगी अगर 2.5 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आपका टीडीएस काटने का लायबिलिटी बन रहा है, इसका मतलब आपको एज ए टीडीएस डिडक्टर रजिस्टर्ड होना है, जीएसटी REG 07 में अप्लाई करना है। जीएसटी आपको जैसे आप अप्लाई करोगे आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा REG 06 में, और आप जब अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप वापस अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी करवा सकते हैं, REG 08 में वो कम्युनिकेट किया जाएगा आपको। ऑलराइट, अगर पीओएस और एलओएस एक ही राज्य में और एलओआर अलग राज्य में तो टीडीएस नहीं कटता, बाकी हर हाल में टीडीएस कटेगा। ऑलराइट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टीडीएस डिडक्टर। आप अपने 10 या पैन दोनों में से किसी से भी टीडीएस डिडक्टर के रूप में क्या हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सकता है। एंड टीडीएस जो काटा है वो किसको जमा कराना है और कब जमा कराना है, तो वो आप जो टीडीएस काट रहे हो वो जीएसटीआर 7 भर के आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा कराना है, और अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराना है। और 10 तारीख को जमा कराने के बाद अगले 5 दिन के अंदर अंदर जिन जिन पार्टियों का आपने टीडीएस पिछले महीने में काटा था, उन पार्टियों का आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी इश्यू करना अनिवार्य होता है, अन्यथा 100 रुपए की पेनल्टी अप टू 5000 आपको चुकानी होती है। ऑलराइट,
और जो टीडीएस कटा है उसका डिडक्टी को क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको टोटली उसी का है ना वो पैसा, वो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसके पास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आके जुड़ जाएगा। गलत काट दिया, ज्यादा काट दिया तो भी उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आके रिफंड उसको मिल जाएगा। ऑलराइट, टीडीएस कौन से अमाउंट पे कटता है, क्या ये बिल अमाउंट पे कटता है या टैक्सेबल वैल्यू पे कटता है? तो टीडीएस टैक्सेबल वैल्यू पे कटता है, लेकिन जब टीडीएस काटना है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट देख रहे हो तो वो बिल अमाउंट देखा जाता है कि 2.5 लाख से ऊपर का बिल अमाउंट होना चाहिए। ऑलराइट, यही पढ़े थे ना अपन। टीडीएस का रिटर्न कौन फाइल करता है? काटने वाला फाइल करता है, उसको डिडक्टर कहते हैं। गवर्नमेंट संस्थाएं टीडीएस का रिटर्न फाइल करती है। कौन सा होता है टीडीएस रिटर्न? जीएसटीआर 7। क्या ड्यू डेट होती है? 10 तारीख होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और दैट्स इट, ये है हमारा टीडीएस जिसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। कुछ नए प्रोविजंस अभी अक्टूबर महीने में इंट्रोड्यूस हुए हैं टीडीएस के जीएसटी के अंदर, उनके ऊपर मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं। थैंक यू सो मच।